के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे थे। तेजस्वी पहले मंदिर गए और फिर इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। पूजा में शामिल हुए तेजस्वी यादव ने पहले तिलक लगाया और इफ्तार पार्टी में टोपी पहनी। बीजेपी ने अब तेजस्वी के दौरे को लेकर सियासी सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी टीका भूल गए और टोपी पहन ली। देखिए रिपोर्ट। तेजस्वी की टोपी पर सियासी वार, तिलक के बाद टोपी पहनने पर तकरार, बिहार में तिलक टोपी पर दंगल। बिहार की सियासत का पारा तेजस्वी यादव की इन तस्वीरों पर हाई हो गया। दरभंगा दौरे के दौरान मंदिर में लगाए गए तिलक को मिटाने और उसके बाद इफ्तार पार्टी में टोपी पहनने पर बिहार में उन पर सियासी सवाल उठ गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज दरभंगा गए। उनका एक अलग ही रूप दिखा। टीका से नफरत और जालीदार टोपी से प्रेम। अहिल्या स्थान गए, टीका लगाया, चंद कदमों की दूरी पर इफ्तार पार्टी किए, जालीदार टोपी पर पहना और टीका मिटा दिया। और उनके कुछ लोग जो साथ में चल रहे थे टीका भी लगाए हुए थे और जालीदार टोपी भी लगाए हुए थे। इनका तो एक अलग रूप है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के एक बयान पर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने राणा सांगा को लेकर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से सियासी माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान पर जोरदार हमला बोला और साथ ही बीजेपी ने रामजी लाल सुमन से माफी मांगने की बात भी कही है। कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। एसपी सांसद यानी समाजवादी पार्टी सांसद के इस बयान के बाद से ही सियासी माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी दाना पानी लेकर समाजवादी पार्टी पर चढ़ गई है, तो वहीं श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एसपी सांसद के बयान को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान बता दिया। सुनिए जरा। ये समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग पूरे देश को जात, धर्म और जिस तरह से भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं, वैसे नेताओं को शर्म आना चाहिए। देखिए, ये बयान समाजवादी पार्टी के सांसद का नहीं है, ये बयान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का है। उनकी मर्जी के बिना ये बयान नहीं दिया जा सकता। राणा सांगा पर सपा सांसद के दिए बयान पर सीएम भजनलाल शर्मा ने आपत्ति जताई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के सांसद का निम्न स्तरीय बयान न केवल राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बल्कि संपूर्ण देशवासियों को आहत करता है। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव को इसमें माफी मांगनी चाहिए और अखिलेश यादव को अपने सांसद पर कार्रवाई भी करनी चाहिए, यानी रामलाल जी पे। वीर योद्धा को गद्दार कहना घटिया मानसिकता को दर्शाता है। सोशल साइट एक्स पर सीएम भजनलाल शर्मा ने एसपी सांसद रामजी लाल ने राणा सांगा को लेकर जो संसद में बयान दिया, उस पर अब सियासी वार पलटवार शुरू हो चुका है। बीजेपी इसको लेकर अग्रसर है। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। दलित नेता और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के इसी बयान के बाद सियासी बखेड़ा हो गया। बाबर और औरंगजेब को लेकर चल रहा घमासान राणा सांगा की तरफ मुड़ गया। उन्होंने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दे दिया और जो कहा उसने सियासत में हंगामा कर दिया कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है,
हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तो वहीं सपा सांसद के इस बयान पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमला बोला और तुच्छ मानसिकता वाला बताया। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। वो लोग जो अकबर को महान कहते हैं, आज राणा सांगा जैसे मातृभूमि के लिए अपने एक एक शरीर के अंग में अपने जीवन काल के अंदर घाव झेलने वाले व्यक्ति को गद्दार कहते हैं। मैं समझता हूं कि जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये राजस्थान का गौरवशाली इतिहास हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास के साथ इसी प्रकार के लोग चाहते हैं इतिहास दोचखज में चला जाए, पीछे चला जाए, पर जाने वाला नहीं। आज सब लोग जानते हैं राणा सांगा ने जो कुछ मुगलिया सल्तनत को ललकारने के लिए जो युद्ध लड़े, आज वो सारे इतिहास में अंकित है। उनके कहने से कुछ नहीं होगा। तो वहीं राजस्थान में बीजेपी विधायक और राणा सांगा के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए हमला बोला। उन्होंने लिखा कि संसद में ऐसे भी लोग पहुंचते हैं, ऐसों से महाराणा सांगा को कोई प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, मगर सदन की गरिमा और हमारे इतिहास में से एक महान व्यक्तित्व के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। तो वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान की निंदा की। इन लोगों का इस देश की संस्कृति से प्रेम नहीं है, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो किसी के नहीं है। तो ऐसे लोगों का बयान हम उसका कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और इस समय भारत जिस तेजी से विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे ही पार्टियों के कुछ लोगों के कारण उनकी पार्टी रसातल में जा रही है। जो जन भावना को नहीं समझ पाया है, उसका पतन होना निश्चित है। इस तरह की बात करने वाले लोग, मैं मानता हूं कि वो देश के मित्र नहीं। राणा सांगा पर की गई अभद्र टिप्पणी पर उनके वंशजों में काफी आक्रोश है और उन्होंने सपा सांसद को माफी मांगने की बात कही। तो राणा सांगा तो उनके बारे में ऐसी बात कहते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, नेताओं को क्या हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि राणा सांगा, महाराणा प्रताप, जब तक इन लोगों के बारे में शिवाजी, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जीवन कुर्बान कर दिया, अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी, इस देश को एक सोच दी, एक पगडंडी बनाई जिसपे आज हम रोड़े बना पाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको सबको अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इन लोगों की इन नामों की आवश्यकता है। जब ये ऐसी बातें कहते हैं तो ऑटोमेटिक फेमस हो जाते हैं। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद का यह बयान कि बाबर को महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत में लिख रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। उस इब्राहिम लोदी को तो खुद महाराणा सांगा ने खतौली में और बाड़ी में हरा दिया था। और जिस बाबर को वो कह रहे हैं इतना बड़ा नेता बना रहे हैं, वो बाबर खुद बयाना में महाराणा सांगा से हारा था। तो महाराणा सांगा को किसी की जरूरत नहीं थी। उस समय तो हिंदुस्तान में वही छाए हुए थे, उनके साथ सभी रियासतें जुड़ी हुई थी। और हमको गर्व है कि हम महाराणा सांगा की औलाद हैं और हिंदुत्व की रक्षा के लिए महाराणा सांगा और महाराणा के परिवार ने जो जाने दी है, वो सारा हिंदुस्तान जाता है। हमको किसी इतिहास नहीं जानने वाले की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। फिलहाल दलितों के नेता कहे जाने वाले रामजी लाल सुमन ने विवादित बयान देकर यूपी, दिल्ली से लेकर राजस्थान में सियासी बखेड़ा पैदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 राजस्थान। आग लगने वाली एक वीडियो सामने आई है जहां भारी मात्रा में कैश मिला था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से शनिवार को यह वीडियो शेयर किया गया। वीडियो ऐसे समय सामने आया जब दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी मिलने के मामले में भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को एक रिपोर्ट सौंप दी। जस्टिस उपाध्याय ने घटना के संबंध में साक्ष्य और जानकारी एकत्रित करने की आंतरिक जांच प्रक्रिया शुरू की थी और इसी दौरान जस्टिस वर्मा के घर के अंदर का वीडियो सामने आया जिसमें जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दिए। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट भी प्रकाशित कर दी गई। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट में गहरी जांच की सिफारिश की गई है और मामले से जुड़े दस्तावेज भी वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के बंगले में आग लगने से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ था जिसमें उनके घर से भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुई थी। और इस मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए अब सीजीआई ने 3 जजों की एक समिति भी बनाई है। इसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायाधीश शामिल हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जज यशवंत वर्मा का नाम रोस्टर से हटा भी दिया है और जांच जारी रहते तक जज यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएंगे। तो अब इसमें समिति भी बन चुकी है। 3 अलग अलग न्यायाधीशों को इसमें शामिल किया गया है जिसमें कर्नाटक के न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे, साथ ही हिमाचल प्रदेश और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे। तब तक यशवंत वर्मा को यह भी बता दें कि कोर्ट ने यशवंत वर्मा का नाम रोस्टर से हटा दिया है। जब तक जांच चलेगी यशवंत वर्मा के खिलाफ, जज यशवंत वर्मा के खिलाफ, तब तक कोई भी वो न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएंगे। और वहीं इस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे अपने खिलाफ साजिश बताया है। जस्टिस वर्मा का कहना है कि कथित रूप से बरामद कैश से उनका कोई लेना देना नहीं है और ये उनके खिलाफ रची गई साजिश है। जस्टिस यशवंत वर्मा के इन दलीलों को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने खारिज किया और आग की घटना के अगले दिन मलबा हटाए जाने को चिंताजनक बताया। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस यशवंत वर्मा से सवाल पूछा कि 15 मार्च की सुबह पैसा किसने हटाया। इस पूरे मामले को लेकर न्यायपालिका और जांच एजेंसियों की नजरें टिकी हुई हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जहां पहले ही उनके इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादले का पुरजोर विरोध किया है, तो वहीं अब इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने और उन पर लगे आरोपों की जांच सीबीआई या फिर ईडी से कराए जाने की मांग की तैयारी कर रहा है। और इसके लिए बार एसोसिएशन ने सोमवार सुबह 24 मार्च को लाइब्रेरी हॉल में जनरल बॉडी मीटिंग भी बुलाई है। आर्टिकल 124 संविधान में दी हुई है, उसके नियम कानून बने हुए हैं। मोटा मोटा ये है कि प्रूव्ड मिसकंडक्ट के बेसिस पर एक प्रपोजल आता है, लोकसभा में उस पर एड्रेस होता है, सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स एंड 3/4 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। देयरआफ्टर ये एड्रेस होने के बाद ये वहां से पास होकर फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसे रिमूवल का ऑर्डर पास करता है। सर, आप तो सीनियर एडवोकेट हैं, कानून को बारीकी से समझते हैं। जो ये ताजा मामला जस्टिस यशवंत वर्मा का है, क्या इसमें अभी तक मिसकंडक्ट प्रूव हुआ है? क्योंकि अभी ये इन्वेस्टिगेशन जो है इन प्रोसेस है। नहीं, प्रूव नहीं हुआ है, प्रूव नहीं। तो ऐसे में क्या महाभियोग इनके खिलाफ लाया जा सकता है? प्रूव होने के बाद लाना ही उचित होता है, लेकिन पब्लिक जो फेथ गिरा है, इसके लिए हमारी डिमांड ये है कि फर्स्ट दिस मैटर शुड बी गिवन टू सीबीआई या ईडी जो इसको इन्वेस्टिगेट करे, एंड ऑन दैट मटेरियल इफ इट इज प्रूव्ड देन
होना चाहिए, महाभियोग होना चाहिए। तो मंडे को जो आपकी बैठक होगी उसमें सीबीआई जांच की बात हम कर रहे हैं, सीबीआई जांच की बात करें, महाभियोग की भी मांग करेंगे। बिल्कुल, दोनों कनेक्टेड है आपस में। और सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चलें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है। जी हां, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक्टर रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी है। मुंबई की कोर्ट में दायर सीबीआई की रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने की बात कही गई है और उनको क्लीन चिट दे दी है। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो आरोप लगाए थे और रिया ने जो सुशांत के परिवार पर आरोप लगाए थे, दोनों केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। सीबीआई ने 2020 अगस्त में सुशांत केस टेक ओवर करके जांच शुरू की थी और 4 साल की जांच के बाद आखिरकार अब क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी है। क्लोजर रिपोर्ट दोनों ही तरफ से दायर हो चुकी है और अब क्योंकि 4 साल तक सीबीआई ने ये केस अपने साथ अपने हाथ में लिया था, उसके बाद अब क्लोजर रिपोर्ट इसमें आई है। हालांकि दोनों ही तरफ से एलिगेशंस लगाए गए थे, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों की तरफ से, लेकिन अब दोनों ही तरफ से क्लोजर रिपोर्ट आ चुकी है। राजधानी में पुलिस थाना श्यामनगर की कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल कागजों में आवासीय कॉलोनी दिखाकर ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। श्यामनगर में बाहुबली पथ का रहने वाला यह हरीश शर्मा गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी ने श्रीराम बालाजी स्ट्रीट प्राली के नाम से ये बना रखी थी कंपनी। हरीश शर्मा के खिलाफ 20 मुकदमे दर्ज हैं। जयपुर कमिश्नरेट के थानों में 2 दर्जन से ज्यादा के मामले दर्ज हैं। यही वो शख्स है जिसको अब गिरफ्तार किया गया है। श्यामनगर में बाहुबली पथ का ये रहने वाला शख्स हरीश शर्मा गिरफ्तार हो चुका है। दरअसल इसने अपनी एक कंपनी बना रखी थी बालाजी स्ट्रीट प्राली के नाम से, प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। हरीश शर्मा के खिलाफ पहले से ही 20 मुकदमे दर्ज हैं। जयपुर कमिश्नरेट के थानों में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं और अब ये शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कागजों में आवासीय कॉलोनी दिखाकर ये लोगों से ठगी करता था, लेकिन अब ये पुलिस के हाथों चढ़ चुका है। अब पुलिस इससे कार्रवाई में जुटेगी, इससे सवाल करेगी और कौन कौन इसमें शामिल है उन तक भी पहुंचने की पूरी कोशिश पुलिस की।